हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ की बात जैसे हमेशा करते हैं, और फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ एंड देन फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे आज। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि आज भी एक नॉलेज सेक्शन है जो मतलब शायद पहले भी शेयर किया होगा मैंने, अब मुझे याद भी नहीं रहता है। तो बट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, कभी कभी कुछ चीज़ें रिपीट भी हो जाए लेकिन अच्छी ही होती हैं। ठीक है, तो वो एक नॉलेज सेक्शन है, तो वो हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ग्लोबल न्यूज़ से बात करते हैं। तो यूएस मार्केट्स थोड़ा पॉजिटिव्स रहे मार्केट में। नो मेजर रीजंस एज सच। फ्यू कंपनीज के कुछ कुछ जैसे एनालिस्ट मीट्स होते हैं ना, तो उसमें कुछ कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स आए। एक्सेंचर का रिजल्ट आया। एक्सेंचर का रिजल्ट थोड़ा मतलब उनका क्वार्टर्स जो हैं थोड़े अलग से चलते हैं, तो उनका रिजल्ट आया तो उसमें भी थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी आई। तो मार्केट्स जो है ओवरऑल एक पॉजिटिव साइड पे थे। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने कुछ एक एनालिस्ट मीट किया तो उसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ आया था। ठीक है, तो ओवरऑल पॉजिटिवनेस रहा मार्केट में। इट वाज प्रिसीडेड बाय चाइना, जो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव वहाँ पे एक अच्छी रैली दिखी लास्ट 2-3 दिन में। मेजरली जब से वहाँ के सेंट्रल बैंक ने बोला है कि भाई हम $142 बिलियन इंजेक्ट करेंगे मेजर बैंक्स में टू सपोर्ट इकोनॉमी, तो वो एक काफ़ी बड़ा एक इंडिकेटर रहा। और फिर कुछ आज टॉप पॉलिटिकल लीडर्स ने भी मतलब इस चीज़ को बोला कि भाई वहाँ की जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, मेजरली जो रियल एस्टेट सेक्टर है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब है, और वो काफ़ी बड़ा एलोकेशन है उनकी ओवरऑल इकोनॉमी में, और ओवरऑल जो उनका मतलब बज़ है मार्केट में, तो वो और मतलब जॉब मार्केट पर्सपेक्टिव से भी, तो उसमें जो है कुछ पॉजिटिवली चीज़ें आने की उम्मीद है बैंक्स की तरफ से। कोई चीज़ें लोन्स वगैरह जो काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, डिफ़ॉल्ट्स हैं, उन सब में चीज़ें शायद इम्प्रूव हो सकती हैं, और इसलिए थोड़ा सा मार्केट वहाँ पे पॉजिटिव्स रहे। यूएस में अगर हम ऑयल की बात करें, नॉट जस्ट यूएस, मतलब ओवरऑल क्रूड ऑयल जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव रहा। अगर ब्रेंट क्रूड वाज अराउंड 71 पॉइंट समथिंग, तो फिर से थोड़ा गिरा है, मेजरली बिकॉज सऊदी अरेबिया हैज़ इंडिकेटेड कि भाई हमने सोचा था अक्टूबर से हम, मतलब उन्होंने जैसे एक साल पहले बोला था कि अक्टूबर से दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन। तो उन्होंने ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन कट्स उन्होंने लास्ट 1-1.5 साल में किए हैं वो अब नहीं करेंगे और इंक्रीज करेंगे वापस प्रोडक्शंस को। तो उसकी वजह से, और डिमांड भी एक थोड़ा सा मतलब स्लो डाउन तो है ही ग्लोबल इकोनॉमीज में और हर जगह, और चाइना भी एक इज गोइंग थ्रू ए लिटिल स्लो डाउन। तो वो सब मिक्स होके जो है क्रूड ऑयल थोड़ा सा नीचे गिरा इस न्यूज़ की वजह से। बट अभी भी एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो दो वॉर्स का है क्रूड ऑयल पे, रशिया यूक्रेन एंड इसराइल अब हिजबुल्ला रादर देन गाजा। तो वो उसका जो इम्पैक्ट है वो कितना स्केल होता है, वो सारी चीज़ें भी डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस पे इम्पैक्ट करेंगी। और ऑयल प्राइसेस इंडियन इकोनॉमी और इंडिया की इन्फ्लेशन को डायरेक्टली कोरिलेट करता है। तो ऑयल प्राइसेस अगर ये 71-72 के आसपास रहते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी गुड। एक इकरा की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि अब जो है गवर्नमेंट 2 से 3 रुपए ऑयल, जो इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम कर सकती है। मतलब अभी उनके पास वो स्पेस है 2 से 3 रुपए कम करने का। लेट्स सी, इलेक्शन भी आने वाले हैं तो शायद वो चीज़ हो भी जाए। नेक्स्ट जो है, अगर हम कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करें तो फूड मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है कि भाई हमने नीति आयोग को अप्रोच किया है कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट मत करो, 25% करो, सो दैट फार्मर्स को और शुगर फार्मर्स को स्पेशली एंड इवन अदर फार्मर्स को एक थोड़ा सा और फ्यूचर में एक अच्छा ग्रोथ दिखे वहाँ पे। तो 25% का उन्होंने एक वहाँ पे मतलब नंबर रखा है कि भाई 20% का टारगेट है आई थिंक इंडिया का 2028 का या पता नहीं 2030 का। अभी 14% समथिंग के आसपास ब्लेंडिंग हो रही है, और 20% का टारगेट है आई थिंक 2028 का है। और व्हाट प्रहलाद जोशी इज सेइंग कि 25% का इसको टारगेट को करना चाहिए, सो दैट एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ग्रोथ फ्रॉम शुगर फार्मर्स एज वेल एज अदर फार्मर्स को वहां पर मिले, और एक अच्छा क्रॉप पैटर्न भी इंप्रूव हो जाए इंडिया का।
पीएलआई स्कीम का जो बेनिफिट्स है ना, ये काफ़ी सारे जगह पे अब दिख रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, सम एनालिस्ट, आई डोंट रिमेंबर द नेम नाउ, बट उन्होंने भी कहा था कि भाई पीएलआई स्कीम में जैसे मोबाइल फोन्स वगैरह की जो पीएलआई स्कीम में काफ़ी बेनिफिट हुआ है। अब इंडिया इस जो हमारे टॉप एक्सपोर्टिंग चीज़ों में है, सबसे बड़ा इंजीनियरिंग गुड्स हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम, जेम्स एंड ज्वेलरी। अब नंबर 4 पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया है, जो नंबर 8 9 पे चलता था 4-5 साल पहले, बिकॉज मेजरली बिकॉज ऑफ पीएलआई स्कीम इन मोबाइल्स एंड, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों में काफ़ी बेनिफिट हुआ है। इवन वन ऑफ द सेक्रेटरी इन फार्मा डोमेन हैज सेड कि पीएलआई स्कीम्स इन फार्मा एंड मेडिटेक, मतलब मेडिकल डिवाइसेस, हैज बीन अ रोयरिंग सक्सेस। 50 brand new greenfield pharma and medical devices manufacturing plants have already become operational in India, और 50 more are in pipeline, ठीक है। और उन्होंने ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, लास्ट ईयर मोर देन 50% ऑफ ड्रग एंड फार्मा प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री वाज एक्सपोर्टेड इन बोथ वॉल्यूम एंड वैल्यू। तो नाउ दे सेड कि फर्स्ट टाइम फार्मा हैज बिकम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, 50% से ज़्यादा अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो है कि पीएलआई स्कीम हैज़ डेफिनेटली एक काफ़ी फ्लिप तो दे रहा है, बट यही है कि ये इंसेंटिव्स जब कम होंगे या बंद होंगे तो फिर हाउ द थिंग्स विल वर्क, दैट विल बी बेसिकली, तो उसके बाद भी वो स्केल बढ़ेगा कि ऑफकोर्स एक इकोसिस्टम बन जाएगा, तो होपफुली थिंग्स शुड इम्प्रूव। गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि इकोसिस्टम तो बने, राइट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या फिर एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने का इकोसिस्टम तो बने, उसके बाद देखते हैं। एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई ऑन इंडियाज क्रेडिट कार्ड, राइट। तो डिफॉल्ट रेट थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड पे बढ़ रहा है, ये 1.6% था मार्च 2023 में, अभी जून 2024 में 1.8% चला गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, अगेन थोड़ा बड़ा नंबर नहीं है, बट क्रेडिट कार्ड की जो आउटस्टैंडिंग है वो बढ़ती जा रही है, मेजरली बिकॉज ईएमआई से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड की। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब मैं देखता हूँ आजकल कुछ सामान खरीदता हूँ तो डिस्काउंट जो मिलते हैं वो ईएमआई के साथ मिलते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट, कि अगर आप ईएमआई पे लोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप ईएमआई पे नहीं लोगे, आप फुल पेमेंट इनिशियली करोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, राइट। इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि क्या चीज़ें घूमी, राइट। पहले ऐसा होता था कि अगर आप कैश से पैसा दे रहे हो इनिशियली पूरा पैसा, तो चलो ज़्यादा डिस्काउंट मिलता था। काफ़ी लोग, जैसे हम कोई बड़ी चीज़ ले रहे हैं या बड़ी, मतलब जैसे मैं याद है मुझे कि 10-15 ईयर्स पहले जब कार लेने जाते थे तो किसी के पास पूरे पैसे होते थे तो उसको थोड़ा डिस्काउंट दे देता था कि यार पूरे पैसे दे रहा है, डिस्काउंट देंगे, राइट। और अगर ईएमआई पे ले रहे हैं या लोन पे ले रहे हैं तो नहीं देते थे। अब उल्टा है, अब ईएमआई पे डिस्काउंट मिलता है, वो वैसे नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से क्या हो गया है, क्रेडिट कार्ड की जो आउटस्टैंडिंग है वो 2.7 लाख करोड़ की चली गई है, राइट। और ये 2 लाख करोड़ की थी मार्च 2023 में, और ये मार्च 2019 में सिर्फ 87,000 करोड़ की थी। तो 24% का कैगर है इसमें, राइट। ऑफ कोर्स एक अनसिक्योर्ड लोन्स पे एक आरबीआई ने भी एक एक्शन लिया था, राइट। आपने देखा होगा उस टाइम बजाज फाइनेंस वगैरह का स्टॉक भी गिरा था, कि उन्होंने कहा था कि, और आज कल भी उनकी शायद स्टेटमेंट आई है, नहीं कल नहीं, कुछ टाइम पहले शक्तिकांता दास की जी, आरबीआई गवर्नर की, कि अवर टाइमली एक्शन रिजल्टेड इन स्लोइंग डाउन ग्रोथ इन अनसिक्योर्ड लोन्स, इफ लेफ्ट अनअटेंडेड vulnerabilities on unsecured loans could have been bigger problem, राइट। तो ये एक इशू जो है ना, ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, जैसे जैसे ईएमआई का कल्चर बढ़ रहा है, जैसे जैसे यंगस्टर्स आर बाइंग मोर एंड मोर सच प्रोडक्ट्स, और P2P लेंडिंग एंड ऑल दोज थिंग्स जैसे जैसे पॉपुलर हो रही है, लोग दो अभी रेगुलेशंस वगैरह थोड़े स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, बट ये सारी चीज़ों पे हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें डिफ़ॉल्ट रेट क्या है, राइट। बिकॉज यही चीज़ें बैंकिंग सेक्टर हमेशा टिपिकली कुछ ना कुछ करके हमारे लिए कुछ ना कुछ एक रिसेशन क्रिएट कर देता है, कोई ना कोई, ये एक साथ होते हैं चीज़ें। तो ये सब छोटे छोटे इंडिकेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इवन द our regulator has been very proactive in managing these things as well. कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ बात करते हैं, तो एक एक्सेंचर का तो रिजल्ट आया, लाइक ए सेट का, मतलब स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, अच्छा था, स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते, राइट। ओवरऑल 16.4 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू उन्होंने किया, एक्सपेक्टेशन भी अराउंड उतनी ही थी, तो एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा बीट ही किया है। मेजरली जो स्ट्रीट को अच्छा लगा, और शायद आज इंडियन मार्केट्स को भी अच्छा लगे और आईटी सेक्टर को भी ये थोड़ा पॉजिटिव लगे, वो दो चीज़ें हैं। एक तो एक्सेंचर ने $4 बिलियन का बायबैक अनाउंस किया है, राइट, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई
डिमांड अच्छी रही है ओवरऑल। और दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी बात की है उन्होंने कहा कि हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका $1 बिलियन की नई ऑर्डर बुक आई है हमारे पास इस क्वार्टर में, $1 बिलियन की। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जबकि उन्होंने आगे का जो फोरकास्ट दिया है इस साल का वो 3 to 6% का ही दिया है, राइट। जबकि एस्टिमेट था कि वो थोड़ा अपर टाइम साइड पे रहेगा, 6% के आसपास ही बोलेंगे ग्रोथ फोरकास्ट बस, बट अभी भी 3 to 6% का ही दिया है। बट मेजरली दे टॉक्ड अ लॉट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेशली जनरेटिव एआई जनरल, राइट, तो चैट जीपीटी वगैरह। तो उन्होंने कहा कि वो जो है काफ़ी हमारी स्लो डाउन को ऑफसेट कर रहा है, जो कि आईटी सर्विसेज में बाकी में स्लो डाउन है, बट एआई जो है वो एक काफ़ी अच्छा हमें फिलिप दे रहा है। तो यही चीज़ अब जैसे हमारे आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे अभी 10-15 दिन में, तो आई थिंक मार्केट्स में एक्सपेक्ट दैट सिमिलर काइंड ऑफ thought process from our companies as well, TCS, Infosys, Wipro and all those things, कि अगर क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी ए न्यू ग्रोथ लीवर फॉर दीज कंपनीज, राइट, और जिससे थोड़ा सा जो एक स्लो डाउन है बाकी जगहों पे वो एक लाइक एक्सेंचर सेड वो ऑफसेट हो जाए। स्विगी का आईपीओ आ रहा है, राइट, तो फाइल कर दिया है उन्होंने। 3750 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी कुछ ऑफर फॉर सेल भी है, राइट, और तो एक बड़ा आईपीओ होने की ये उम्मीद है। तो दे आर सेइंग कि फ्रेश इशू जो है उनकी डार्क स्टोर को एक्सपैंड करेगा, राइट, और न्यू डार्क स्टोर सेटअप करेगा, टेक्नोलॉजी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, और स्कूटसी करके उनका एक सब्सिडरी है उसमें इन्वेस्टमेंट दे वांट टू डू। दे आर स्टिल अ लॉस मेकिंग कंपनी। FY24 में 2200 करोड़ रुपीज़ प्लस का लॉस था, जबकि डिक्लाइन हुआ था लॉस, बट अभी भी 2200 करोड़ का लॉस कंपनी करती है। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है जोमेटो का। तो अब इंटरेस्टिंग देखेंगे कि हाउ, मतलब दोनों कंपनीज काफ़ी सिमिलर हैं, काफ़ी सिमिलर वर्क करती हैं। वहाँ ब्लिंकिट है, यहाँ स्विगी इंस्टामार्ट है, तो काफ़ी सिमिलर इनका प्रोडक्ट प्रोफाइल है। तो हाउ दिस इम्पैक्ट्स, क्योंकि अब उनको वो एक ही कंपनी थी तो अब दो हो जाएंगी, तो क्या उसका इम्पैक्ट एक थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में जोमेटो पे रहेगा क्या, वो भी देखने वाली बात होगी। एंड ओवरऑल हाउ द मार्केट शेयर अब चेंज होता है, राइट। अभी एक क्लियरली डोमेन में आ जाएगा, पहले भी पता था बट अब क्लियरली ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि कितना किसका है, कौन बेटर मैनेज कर रहा है अपनी कॉस्टिंग को, किसके पास बेटर लीवर्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी को आगे क्रिएट करने में। तो वो सारी चीज़ें आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी देखने में। HDFC बैंक ने ऑलमोस्ट $700 मिलियन, मतलब बेसिकली अराउंड 6000 करोड़ रुपए के लोन्स जो हैं वो बेच दिए हैं। क्या मतलब होता है उसका, बेच दिए मतलब उन्होंने लोन्स, जैसे मैंने उनसे लोन लिया, अब ये लोन जो है वो किसी और को दे दिया उन्होंने कि भाई तुम मैनेज करो, ये आज से तुम्हारा लोन है। तो ऐसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट बैंक्स, मतलब कुछ गवर्नमेंट बैंक्स ने, काफ़ी सारे गवर्नमेंट बैंक्स ने ये लोन्स उनसे ले लिए हैं। क्यों किया उन्होंने ऐसा? मेजरली बिकॉज उनका जो करंटली क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, मतलब जो क्रेडिट दे रहे हैं और जो डिपॉजिट मिल रहा है, वो 104% पहुंच गया था 31 मार्च 2024 को। वैसे उनका जो है वो अराउंड 85-88% रहता है लास्ट 3 साल, उससे पहले 3 साल में देखें तो उसकी वजह से थोड़ा सा रेगुलेटरी प्रेशर की वजह से कि भाई इतना ज़्यादा आप डिपॉजिट ग्रोथ हो नहीं रहा है, क्रेडिट ग्रोथ आप कर रहे हो, तो मिस इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए कि आपके पास पैसा तो है नहीं क्रेडिट देने के लिए, राइट, और आप क्रेडिट दे रहे हो, तो कहाँ से दे रहे हो? तो वो चीज़ जो है उसकी वजह से बैंक ने शायद ये दो एक्शंस लिए हैं। एक, ये कुछ 6000 करोड़ रुपए के हाउसिंग लोन्स उन्होंने बेचे हैं, और सिमिलरली 90,000 करोड़, सॉरी 9000 करोड़ रुपीज़ के, 1 बिलियन में होता है तो कॉन्फ्यूज होता है, 9000 करोड़ रुपीज़ के कार लोन्स भी दे हैव अनलोडेड। ठीक है, और टू अदर कंपनीज, टू लोकल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वगैरह ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। सेमीकंडक्टर आई थिंक काफ़ी न्यूज़ में रहता ही है आजकल, काफ़ी डिस्कशन इसके ऊपर रहता है, गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है। इवन कल भी आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मेट टाटाज मैनेजमेंट ऑन दिस सेमीकंडक्टर पर्सपेक्टिव, और यही न्यूज़ की वजह से आई थिंक दे मेट कि PSMC पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, ताइवान की एक कंपनी है, उनके साथ एक एग्रीमेंट किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने, जो कि एक फैब, मतलब सेमीकंडक्टर फैब कंपनी बना रहा है धोलेरा में, जो गवर्नमेंट ने शायद 6 महीने पहले, उसका ऑलमोस्ट 3-4-5 महीने पहले हुआ था, अप्रूवल दिया था। तो उसमें
क्या कहते हैं, उसमें एक क्लियर एग्रीमेंट हुआ है, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन सपोर्ट टू बिल्ड दिस फैब, ये पीएसएमसी करेगा। लाइसेंस ब्रॉड पोर्टफोलियो ऑफ टेक्नोलॉजीज भी लाइसेंस करेगा, और ऑफर इंजीनियरिंग सपोर्ट टू सक्सेसफुली ट्रांसफर लाइसेंस टेक्नोलॉजी टू द गुजरात फैब। 91,000 करोड़ रुपीज का ये प्रोजेक्ट है, इसमें से 20,000 लोगों को जॉब, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब जो है वो मिल सकता है। अदानी ग्रीन का एक न्यूज़ था ऑन, अगेन आई थिंक ये पहले भी बात हुई थी, बट आई थिंक वो अब साइन हो गया है 50-50 जॉइंट वेंचर, जो कि उनका सबसे बड़ा, वर्ल्ड का आई थिंक सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है, विच इज़ इन खावड़ा गुजरात। उसमें 50% स्टेक टाटा टोटल एनर्जी विल टेक, इट विल बी अ जॉइंट वेंचर, 444 मिलियन यूएसडी, राइट, जो है टोटल एनर्जी इज गोइंग टू इन्वेस्ट। एनटीपीसी ग्रीन, जो कि जिसका वो आने वाला है आईपीओ, राइट, प्रिपेयरिंग फॉर लिस्टिंग, राइट, काफ़ी सारा डिस्कशन उसके ऊपर भी हो रहा है। ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, उनका ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव है, और काफ़ी बोल्ड उनके काफ़ी टारगेट्स हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि इट इज़ लेस्ट फॉर दैट, राइट, काफ़ी बोल्ड टारगेट्स हैं। उन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है विद एक बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी इन महाराष्ट्र, जिसका नाम है महाराष्ट्र महात्मा फूले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, महाप्रीत, राइट, इनके साथ कि दे विल डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स एंड प्रोजेक्ट्स विथ क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ ऑलमोस्ट 10 गीगावाट्स, मेजरली इन महाराष्ट्र एंड सम इन अदर स्टेट्स एज वेल। ठीक है, तो ये अगेन बिफोर आईपीओ ये एक इन्होंने न्यूज़ यहाँ पर आई है। टाटा मोटर्स जेएलआर का एक न्यूज़ आया कि उस पे दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट ऑलमोस्ट 500 मिलियन पाउंड्स इनटू रीटूलिंग देयर यूके प्लांट फॉर इलेक्ट्रिक एसयूवी, जो कि अराउंड $670 मिलियन हो जाता है। वो उनका एक प्लांट है जो कि यूके में है, और दे आर प्लानिंग टू बेसिकली रीटूल इट, मतलब उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके, ताकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए मतलब वर्क करे। जेएलआर ने ऑलरेडी लास्ट मंथ ये क्वेश्चन किया था कि उनका पुश इनटू ईवीज विल कॉस्ट मोर देन इनिशियली प्लान्ड, citing weakness consumer demand and need to keep developing combustion engine and plug-in hybrid models for longer, राइट। तो उन्होंने कहा भाई ये जो हाइब्रिड मॉडल्स हैं और ये जो है पहले जितना हम सोच रहे थे इतनी डिमांड नहीं आ रही है, और हमें शायद खर्चा और भी बढ़ सकता है, जितना हमने सोचा था कि कंज्यूमर डिमांड इतनी नहीं है, राइट। और तो मतलब 18 बिलियन पाउंड्स का उनका 5 साल का था कि भाई हम पूरा जो है सारे मॉडल्स का एक इलेक्ट्रिक ऑप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, और $18 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो। बट नाउ लेट्स सी, मतलब क्या इससे ज़्यादा होगा, और ये जो है मतलब बाकी भी स्लो डाउन जो ये डिमांड आ रही है, क्या ये एक शॉर्ट टर्म थिंग है या आगे भी ये स्लो डाउन रहेगी, और ये कैसे चलेगी, राइट। क्योंकि काफ़ी सारे, अगर हम यूरोप में भी देखें तो काफ़ी सारी कंपनीज ने थोड़े अपने ईवी प्लान्स पे ब्रेक लगाए हैं, ब्रेक मतलब बंद नहीं किया है बट स्लो किया है, राइट। और क्योंकि कंज्यूमर डिमांड स्लो हो गई है। जर्मनी और स्वीडन ने जो है वहाँ कंट्री एज अ कंट्री भी अपनी सब्सिडी जो है ईवी को कम कर दी है। वॉल्वो कार जो है उन्होंने बोला था कि भाई 2030 तक हम सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बेचेंगे, वो प्लान कैंसिल कर दिया है। और मर्सिडीज बेंज ने भी ये चेंज कर दिया था प्लान। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो रहे हैं। और ये देखो आप कि ईवी एक थीम, डेफिनेटली एक ग्रोथ थीम है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है, बट देर इज़ अ स्लो डाउन इन इट। अभी हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड्स एंड ऑल दोज थिंग्स आर ऑल्सो गेटिंग काफ़ी, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। मेरा भी प्लान है कि हाइब्रिड के लिए, आपके लिए हाइब्रिड को समझाने के लिए एक पूरा वैल्यू चेन एनालिसिस हम प्लान करते हैं, तो दैट वी विल प्लान, एंड उसका वीडियो पे आई एम जस्ट वर्किंग, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है उसमें, तो वेट फॉर दैट ऑन द चैनल एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं नॉलेज सेक्शन, दैट इज ऑल द न्यूज़ टुडे। मेरे को लगा नहीं था कि इतना लंबा न्यूज़ का होगा, मेरे को लगा था 10-12 मिनट भी नहीं होगा शायद, ठीक है। हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्ट, अगेन एज आई सेड कि मे बी दिस मे आई हैव शेयर दिस, बट आई थिंक वी शुड जस्ट रीड इट अगेन एंड अगेन। चार्ली मंजर की ये जो स्टेटमेंट्स हैं, और इन्वेस्टर अगर आप हो तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को लगता है कि अगर एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है, ट्रूथ इज दैट आवर एबिलिटीज आर नॉट सो हाई, and part of the reason for the success we have had is that I think we understand our limitations better than others.
बट आई डोंट कॉल दैट ह्यूमिलिटी। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ही डजंट कॉल दैट ह्यूमिलिटी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी लिमिटेशन समझता हूँ, ठीक है, और बाकियों से थोड़ा अच्छा समझता हूँ। आई हैव दिस फ्रेंड हु इज़ रियली नॉट वेरी स्मार्ट एट ऑल। ही मेक्स एवरी डे एवरीबडी एक्सप्लेन थिंग्स अंटिल ही अंडरस्टैंड। तो बार बार समझता है। ही डज हैव इनक्रेडिबल पेशेंस। ही डजंट डू एनीथिंग अनलेस ही अंडरस्टैंड। तो समझता पक्का है, बट बार बार पूछता रहता है। ही इज़ विलिंग टू हैव 5 years go by between deals. Meanwhile, he lives well within his means. You would be surprised how rich this dumb man has become. Right? तो पेशेंस है, राइट विलिंगनेस है, अंडरस्टैंड करता है, डिटेल में जाता है। तो इवन दो ब्रेन इज नॉट दैट इंटेलिजेंट, स्टिल वर्क्स। सो यू कैन बी प्रेटी मॉडेस्ट इफ यू अंडरस्टैंड योर ओन लिमिटेशंस, राइट। तो आपको अपनी लिमिटेशन समझनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन इन्वेस्टिंग वर्ल्ड, राइट। इट्स बेटर बाय फार टू बी गाय विद हुज IQ इज 130 बट हु थिंक्स इट्स 128। ठीक है, अगर आप बेटर हैं, अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जिसकी IQ 130 है बट वो उसको लगता है 128 है, देन विद अ गाय, या उसके साथ से बेटर है वो किसके जिसकी 190 है बट उसको लगता है उसकी 250 है, राइट। तो सेकंड गाय इज गोइंग टू गेट इनटू टेरिबल ट्रबल, राइट। सो डोंट ओवर एस्टिमेट योर स्किल्स, अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस, डोंट ओवर एस्टिमेट कि आपको क्या आता है। मार्केट्स, जैसे मिस्टर मार्केट बोलते हैं ना बेंजामिन ग्राहम, वो इज अ बिगेस्ट टीचर, राइट। और तो वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग विद इन व्हाट्स प्रूडेंट टू डू विद योर गिवन हैंड एंड योर गिवन एबिलिटी इज जस्ट अ फाइनेंशियल नैक, बट आई डोंट कॉल दैट ह्यूमिलिटी एट ऑल, आई कॉल दैट एनलाइटेंड ग्रीड, राइट। तो वही है कि ही डजंट कॉल इट एज अ ह्यूमिलिटी, मतलब कि मेरे को अपनी लिमिटेशन पता है, ये मेरी ह्यूमिलिटी नहीं है, ये एनलाइटेंड ग्रीड है कि ठीक है मुझे अपनी पता है, तो मेरे को पता है कि उसको कैसे मनूवर करना है अपनी एबिलिटीज को, कि लिमिटेशन को पता होने के बाद हाउ विल आई विन, राइट। सो दैट इज हाउ ग्रीडी आई एम, राइट। दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, एंड लाइक ज़रूर कीजिए जाते जाते। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।